डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयलर-लैग्रांज थ्योरम को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने यहाँ तक सारा स्टडी कर लिया होगा। आयलर-लैग्रांज थ्योरम वेरिएशनल मेथड के चैप्टर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मगर आयलर-लैग्रांज थ्योरम शुरू करने से पहले कुछ अहम थ्योरम्स हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आयलर-लैग्रांज थ्योरम की तरफ आएंगे। और वो थ्योरम है, उससे पहले फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ वेरिएशनल कैलकुलस। सबसे पहले हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशनल कैलकुलस। इसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस इन द इंटरवल, कि एफ ऑफ एक्स क्या हो, किसी इंटरवल x0 टू x1 में कॉन्टीन्यूस हो, किसी इंटेग्रेंड x0 टू x1 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इस तरह के इंटेग्रेंड में जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा। तो आपने ये बताना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस इंटेग्रेंड में ये जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल टू ज़ीरो है। इन सिंपल केस आपने ये बताना है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो, वो कॉन्टीन्यूस हो, और आपके पास एक इंटेग्रेंट हो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जो इंटेग्रल किसी इंटरवल x0 टू x1 के दरमियान क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो, उस इंटेग्रेंड में ये जो g ऑफ x है ये क्या है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। तो आपने बताना है कि ये जो f ऑफ x है वो इस g ऑफ x की मौजूदगी में, जो कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, वो क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ये बात आपने इसमें बतानी है। तो इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में स्टूडेंट्स देखें तो आपके पास है, सपोज दैट, यहाँ पे हम ज़रा कंट्राडिक्शन चलाएंगे। देखें, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर कोई चीज़ ज़ीरो के इक्वल ना हो, मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है या तो ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, या ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ये लेस दैन ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्साई है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है अगर एफ ऑफ एक्साई जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक्साई के लिए ये जो एक्साई है ये क्या होगा, ये लेस दैन x1 होगा और ग्रेटर दैन x0 होगा, मतलब इन दो इंटरवल्स के दरमियान लाई करेगा। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्साई जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो एफ ऑफ एक्साई क्या होगा, वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अब जब हम इस एफ एक्साई ग्रेटर दैन ज़ीरो इस पर सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो हमारे पास आखिर में भी एफ ऑफ एक्साई जो है सिर्फ वही ग्रेटर आना चाहिए, बाकी कुछ भी ग्रेटर नहीं आना चाहिए। मतलब कुछ हो, कोई और फंक्शन जो है वो ग्रेटर नहीं आना चाहिए, सिर्फ एफ ऑफ एक्साई ग्रेटर दैन आना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्साई के अलावा कोई और फंक्शन हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाएगा तो वो हमारे पास एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, और यहीं से हम एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो प्रूफ करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे जो कि एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई हुई है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट द इंटरवल, दो इंटरवल यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे जी, एक्साई माइनस एप्सिलॉन नॉट और एक्साई प्लस एप्सिलॉन नॉट, सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो फॉर एक्साई माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस दैन एक्स लेस दैन, मतलब ये आपने दो इंटरवल बना दिए ना इसके। तो इंटरवल्स को ये लिखने का तरीका होता है, तो हमने क्या किया, इंटरवल को इस तरह से लिख लिया। तो हम यहाँ से एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन किस तरह का बनाएंगे, हमने एक फंक्शन जी ऑफ एक्स बना दिया। अब देखें जी ऑफ एक्स, क्योंकि आप ग्रेटर दैन ज़ीरो ले रहे हैं हर चीज़, तो ग्रेटर के लिए आपको पता है कि स्केयर में जो भी चीज़, जो भी फंक्शन आपके पास जो भी चीज़ डालें वो हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगी। तो उसमें यही बात लिखी हुई है कि अगर आपके पास क्या हो, कोई इंटरवल के दरमियान एक्स लाई कर रहा हो तो वो कुछ इस शक्ल का ही होगा, अदरवाइज़ वो जिस भी शक्ल का होगा वो ज़ीरो आपको आंसर देगा। तो वो किस शक्ल का होगा, देखें ये कैसे आया, एक्स माइनस एक्साई प्लस एक्साई, देखें कैसे आया, ये आपने यहाँ से लेके जाना है, ठीक है। एक्साई देखें इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और जाके आपके पास प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा। तो आपने यही वहीं से स्केयर लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल से इंटेग्रेंट लिखेंगे x0 टू x1 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन का चेन रूल होता है वो अप्लाई करेंगे।
जिसे आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वो अप्लाई क्या होगा, देखें एक्स नॉट नीचे आई है और x1 क्या ऊपर है। बाकी आपने क्या करना है, सारे इंटरवल्स को इस तरह से तरतीब देना है कि वो आपको देसी चेन रूल दे दे। मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स आई, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स आई। ऊपर क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट प्लस एक्स आई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट प्लस एक्स आई आ जाएगा। तो अंदर दरमियान में फंक्शन सारे वही हैं। अब स्टूडेंट्स हमें ये बात पता है कि ये जो एफ ऑफ ये जो इंटरवल के दरमियान हमारे पास फंक्शन लाई कर रहा है, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो ज़ीरो हो जाएगा कोई भी इंटरवल, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, किस इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन बचेगा, सिर्फ इस इंटरवल के लिए फंक्शन बचेगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये जो हमारे पास है इंटरवल है, सिर्फ इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन बचेगा, बाकी तमाम चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इसके लिए भी ज़ीरो हो जाएगा, इसके लिए भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स के लिए हमने जो फंक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो इस वाले सिर्फ इस वाले क्या करेंगे, इंटीग्रेट के अंदर पुट कर देंगे। तो इस वाले इंटीग्रेंट के अंदर जी ऑफ एक्स ये वाला पुट करेंगे, ये जो आपके पास आया हुआ है इसे आप पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ये स्केयर में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है ये क्या है, ग्रेटर दैन जीरो है। लेकिन हमने तो ऊपर ये बताया है कि हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स है ग्रेटर दैन जीरो, बट यहाँ पे तो आपके पास ये भी ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो एजम्पशन है ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और एजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा एक थ्योरम था, पेपर में आ सकता है, तो आपने इसे भी एक नज़र मार देनी है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो कि क्या है, आइलर लेग्रांज थ्योरम। तो देखें जी, थ्योरम की स्टेटमेंट है, काफ़ी लंबी जोड़ी स्टेटमेंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई, एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश। मतलब अगर आप इसे ओपन करके लिखेंगे ना तो पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई आएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डैश की फॉर्म में आप इसे लिखेंगे। तो वो कह रहा है बी द फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस, जो कि क्या है, कॉन्टीन्यूस है, और जिसका कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। एंड लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द कॉन्टीन्यूस फंक्शन। वो पहले ही बता रहा है कि y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, और ये इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव है। तो आल्सो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये जो आपके पास y ऑफ एक्स वन आएगा वो y1 के इक्वल होगा, और y ऑफ x2 जो है वो किसके इक्वल होगा, y ऑफ 2 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फंक्शन यील्ड करेंगे। अगर आपने क्या करना है, एक एक्सटर्नल फंक्शन यहाँ पे बनाना है j, जो कि किस शक्ल का हो, x नॉट टू x1 एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, मतलब ये वाला, यही वाला पूरा फंक्शन डी ऑफ एक्स। तो ये ज़रूरी है कि ये जो y ऑफ x है ये इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जो कि क्या है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डैश। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आइलर लेग्रांज इक्वेशन होती है, जो कि हम कैलकुलस में पढ़ते होते हैं। तो वो इस इक्वेशन को, तो लास्ट में हमें ये वाले इक्वेशन का रिजल्ट लेके आना है यूजिंग दिस फंक्शन, जो कि हमें क्या करना है, यील्ड करना है, बनाना है। तो स्टूडेंट्स अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो बड़ा ही अच्छा इसका सिंपल सा प्रूफ है, कुछ कैलकुलेशंस हैं तो वो आपको ज़रा मद्देनज़र रखनी होंगी। देखें स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में कि लेट एफ सच डैट वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द कर्व डैट मेक द इंटेग्रेंट जी। नाउ वी कंसिडर वन पैरामीटर वेरिएशन ऑफ अ कर्व। ये आपने कंसिडर कर लेना कि वाई ऑफ एक्स एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, वाई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट ईटा एक्स के। ये आपको ज़बानी कर्व के लिए याद रखनी पड़ेगी। वाई ऑफ एक्स एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस ईटा एप्सिलॉन नॉट। इसे आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये तो आपको ऊपर दिया हुआ है ना, इक्वेशन नंबर 1 होगा। तो विच बिकम ई फॉर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि क्या बन जाएगा, आपके पास ई बन जाएगा। अगर आप क्या करें, एप्सिलॉन नॉट को क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इज़ अ डेरिवेटिव फंक्शन। वो क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, एक डेरिवेटिव फंक्शन है। और हमें ऊपर जो, जैसे कि मैंने भी आपने शुरू में फंक्शन लिया हुआ था एफ ऑफ एक्स वाई और वाई डैश, तो ये वही बात लिखी है कि पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स आपके पास, फिर पार्शियल वाई बाय पार्शियल वाई एक्स एप्सिलॉन, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स बाय मतलब इन तीनों को लिख लिया है, पहले एक्स के लिहाज से, फिर वाई के लिहाज से वाई को किया है, और फिर एक्स और वाई दोनों का मिक्स फ्रैक्शन में
आपने y का डेरिवेटिव दिया। वो क्या बोला है कि ये सारे के सारे डेरिवेटिव क्या हैं, कॉन्टिन्यूस है, हमें ऊपर गिवन में दिए हुए हैं ये। और कर्व ज्वाइन द पॉइंट्स, जो कर्व है वो किन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, P1 और P2 पॉइंट को। अगर कर्व P1 और P2 को ज्वाइन करती है तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ना y1। अगर यहाँ पे आपके पास y1 हो तो ये भी क्या बन जाएगा y1x, और ये क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ईटा x1 बन जाएगा। इसी तरह से अगर ये y2 पॉइंट होगा तो y2 और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा y2। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपके पास कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। अब ये देखें जी, ये इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू y1। देखें ये y1 कहाँ से आया, हमने देखें यहाँ पे ऊपर एक जगह पे लेट किया था, ऊपर हमने एक जगह पे लेट किया था। अगर आप देखें ये हमने लेट किया था कि जो y ऑफ x1 है वो किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है, और y ऑफ x2 जो है वो किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। तो जो वही जो हमने लेट किया था यहाँ पे पुट कर दिया। मतलब हमने क्या किया, ये जो y ऑफ x1 है इसकी जगह पे y1 पुट कर दिया, और आगे हम y ऑफ x2 की जगह पे हम y2 पुट कर देंगे। तो फिर ये इक्वेशन आपके पास 3 क्या बन जाएगी, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस ईटा एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट ईटा x1। तो ये y1 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ईटा x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो एप्सिलॉन नॉट तो ईटा x1 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, आप ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है ना, ये इसमें y ऑफ x2 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, y2 पुट करेंगे, तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी, इधर जाके 0 हो जाएगा। तो आपके पास ईटा x2 जो है वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसे भी आपने पार्ट 1 पार्ट 2 का नाम दे दिया। नाउ फॉर द कर्व ई एप्सिलॉन नॉट द इंटेग्रल j बिकम, जो आपके पास इंटेग्रल j है वो क्या बन जाएगा, जो इंटेग्रल j है जी वो हमने कुछ इस फॉर्म में हम लिखेंगे। ये भी आपको ज़ुबानी याद रखना कि ये एक्सटर्नल फंक्शन की डेफिनेशन है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास डेफिनेशन जो है वो कैसे आएगी। तो देखें जी, j इज इक्वल टू आपके पास आ गया x1 टू x2 f ऑफ x कामा y x एप्सिलॉन नॉट कामा y डैश x एप्सिलॉन। ये हमें ऊपर फंक्शन लिया हुआ हमने f ऑफ x y और y डैश, बस इनके साथ क्या लिख दिया है आपने, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है x1 और x2। अब आप इसका क्या ले लें, अब आप इसका ले लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा। तो जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा लेंगे तो अगेन आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद चेन रूल। चेन रूल के जरिए लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, पार्शियल f बाय पार्शियल x डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये j के इक्वल लेके आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो पार्शियल f बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास बनेगा। इसी तरह y के साथ भी यही होगा, पार्शियल f बाय पार्शियल y, मतलब f बाय पार्शियल y डॉट पार्शियल y बाय ईटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो पार्शियल f बाय पार्शियल ईटा ही दोबारा आपके पास आएगा। इसी तरह y डैश के लिए चेन रूल है, ये पार्शियल y पार्शियल f बाय पार्शियल y डैश डॉट पार्शियल y डैश बाय पार्शियल। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स ये कंसिडर करना है कि ये जो आपके पास f है, ठीक है, f जो है देखें वो y का फंक्शन तो नहीं है ना, ये देखें ये 2 y के फंक्शन है हमारे पास, f जो है वो x का फंक्शन है, तो सॉरी f जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ कांस्टेंट। तो ये सारा का सारा जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि f जो है वो क्या एक्ट कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ f जो है यहाँ पे y का फंक्शन जो है वो एक्ट नहीं कर रहा। तो f जो है वो आपके पास पार्शियल f बाय x के लिहाज से जब आप इसे करेंगे तो ये आपके पास सारा का सारा जो है वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास बचेगा फिर पार्शियल j बाय पार्शियल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू x1 टू x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y डॉट, मतलब ये सिर्फ इतना हिस्सा आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड d ऑफ x। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमने इक्वेशन नंबर 2 से जो ये y था ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इससे हमने y ऑफ x एप्सिलॉन नॉट निकाला विच इज़ y ऑफ x प्लस ईटा। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इस y का आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईटा, और फिर इस y का ही आगे आप उसका एक और डेरिवेटिव लेंगे y डैश में, तो वो वहाँ से आपके पास दोनों वैल्यूज़ आएंगे, वो यहाँ पे आप क्या कर देंगे पुट करेंगे। मतलब अब आपको पार्शियल y बाय पार्शियल ईटा और पार्शियल y डैश और पार्शियल ईटा इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ पे पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ कहाँ से फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यूज़ फाइंड होंगी इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि उसमें तो y दिया हुआ आपको, तो इसी y का y डैश लेंगे तो वहाँ से आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब ये देखें जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी, इसका आपने पार्शियल y बाय पार्शियल ईटा डेरिवेटिव लिया तो ये एक्ट कर रहा था एज अ कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ईटा
एक्स आ जाएगा, एफ इन नॉट क्योंकि 1 हो जाएगा तो ईटा आपके पास एक्स हो जाएगा। फिर इसी इक्वेशन नंबर 2 का आप क्या करें जी, आपने वाई डैश में लिख लिया इसको, मतलब सिर्फ डैशेज आ जाएंगी ऊपर, वाई डैश ये आपके पास आ गया वाई डैश एक्स, और तो अगेन आपके पास वाई डैश एक्स जो है एक्ट कर रहा है एज अ कांस्टेंट, और पार्शियल के लिहाज से जब आप लेंगे तो क्योंकि आप ईटा के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना पार्शियली, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ से क्या बचेगा ईटा डैश एक्स बचेगा। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ जो आपके पास आई हुई हैं पार्शियल वाई बाय पार्शियल एफ नॉट, इसे यहाँ पे आप पुट कर देंगे, और पार्शियल डैश बाय पार्शियल वाई डैश और पार्शियल एफ नॉट इसे आप यहाँ पुट कर देंगे, और दो एक आपके पास वैल्यू ईटा एक्स आई है और एक आपके पास वैल्यू ईटा डैश एक्स आई है, जो कि आपने अगले स्टेप में पुट करके इक्वेशन नंबर 5 को इम्प्लाइज करवा दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपने क्या किया जी, इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दिया, मतलब ये इतना हिस्सा आपके पास अलग डी एफ एक्स और इसे अलग। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये सेकंड वाला जो है इसको हम क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अब पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखें जी अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई होगी, ये देखें जी, ये आपके पास एज इट इज़ आ गया पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई ईटा, ये आपके पास तो एज इट इज़ आ गया, प्लस अब ये देखें जी इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने वाले हैं। देखें फर्स्ट का फर्स्ट, हाँ जी फर्स्ट उसी तरह ये पार्शियल वाई डैश है, यहाँ पे पार्शियल वाई डैश होना चाहिए, हाँ जी ये पार्शियल वाई डैश है जी, इसे सही कर लें, नोट्स में मिस्टेक है, पार्शियल वाई डैश कर लें जी, पार्शियल वाई डैश मतलब फर्स्ट उसी तरह, सेकंड का जब इंटीग्रेशन लेंगे ये डेरिवेटिव में तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ईटा एक्स हो जाएगा, और आपके पास अपर एंड लोअर लिमिट्स आपके पास साथ में आ गई, माइनस इंटीग्रल एज इट इज़ आ गया, तो जिसकी इंटीग्रेशन है वो एज इट इज़ अंदर आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ योर फर्स्ट, तो फर्स्ट का आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, जो आपने ये पुट कर दी एक्स की जगह पे, बाकी एज इट इज़ फंक्शन आपके पास रहेगा। अब आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा, हाँ जी स्टूडेंट्स पास ये अपने नज़दीक है ख़त्म होने के। तो अब स्टूडेंट्स देखें आपके पास ये होगा कि ये तो आपके पास आ गया ना पूरा का पूरा, माइनस ये फंक्शन आपने इसमें क्या किया अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट करके यहाँ पे कर दिया, तो x1 पार्शियल ईटा एक्स डी ऑफ एक्स माइनस, अब ये जो है ना कि सारा का सारा ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ईटा x1 ईटा x2 जो है वो किसके इक्वल आए हुए हैं आपके पास, जीरो के हमने ऊपर ये फाइंड आउट किए थे जब आपने वो लेट जो किए हुए वहाँ से फंक्शन से, ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा सारा का सारा। तो इसकी जगह पे आपने जीरो पुट किया, तो इसका मतलब है कि जो फाइनल आपके पास दो ही चीज़ें बची हैं, ये दो इंटेग्रेंट है, इन्हें एक ही इंटेग्रेंट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, एक इंटेग्रेंट के अंदर इनको लिखेंगे, ठीक है, दोनों x1 और x2 एक इंटेग्रल के अंदर माइनस करके लिख देंगे, ये आपने इनको माइनस करके लिख दिया। और यहाँ से हमें ये अगर आपने इसका एक्सट्रीमम करना है तो एक्सट्रीमम के लिए क्या होगा, पार्शियल जे बाय पार्शियल एप्सिलॉन नॉट जो है उसे हम क्या पुट कर देंगे, उसे हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो जब आप उसे ज़ीरो पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से हमने ये आपके पास फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगा जब आप इसे इकट्ठा करके लिखेंगे सबको, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, ये देखें ना इधर से आप ईटा एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे माइनस डी बाय, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ, जब डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया। तो अब यहाँ से वो ये बात कह रहा है कि ये जो एन ऑफ एक्स है ये तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बट ये जीरो के इक्वल हो सकता है, विच इज़ योर फाइनल आयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इसके दो केसेस को स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट वन है कि केस नंबर 1 के अगर आपके पास क्या हो, अगर एफ जो है वो आपके पास क्या दिया हो, एफ ऑफ एक्स वाई डैश दिया हो, मतलब इसमें आपके पास एक्स वाई नहीं दिया हुआ, ऊपर आपने फंक्शन लिया था ना एक्स वाई और वाई डैश, तो इसमें अब आपको वाई नहीं दिया हुआ, एक्स वाई डैश दिया हुआ। वो कह रहा है कि एफ जो है वो वाई का फंक्शन अगर ना हो तो फिर क्या होगा, अगर एफ जो है वो वाई का फंक्शन ना हो तो ऑब्वियसली ये आपके पास ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर ये ज़ीरो होगा तो क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि ये देखें फंक्शन ही नहीं है, वाई का एक्ट करेगा एज अ कांस्टेंट और पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, इसकी जगह पे जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो माइनस डी एक्स बाई डी एक्स ये आपके पास आ गया। तो ये इसकी आपके पास एक केस हो गया। आगे इसका केस नंबर 2 है स्टूडेंट्स। केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास क्या हो, एफ़ जो है वो एफ वाई कामा वाई डैश हो,
मतलब अब इसमें आपके पास क्या नहीं है, अब आपके पास x नहीं है, मतलब पार्शियल f बाय पार्शियल x जब आप लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो ये आपके पास है जी पूरा फंक्शन पार्शियल f बाय ये इज इक्वल के साइड के ऊपर भी एक आता है df बाई dx, मतलब ये जो f फंक्शन हम ले रहे हैं ना ये वाला df बाय dx ये इज इक्वल के साइड पे आता है। तो ये आपके पास फंक्शन है जी पार्शियल, जो हमने ऊपर ब्रेक करके लिखा था पूरे को पूरे फंक्शन को। तो इसका यहाँ पे अब x नहीं है, x मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इतने फंक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, आगे हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो पार्शियल f बाय पार्शियल y डॉट पार्शियल y बाय पार्शियल x एंड पार्शियल f बाय पार्शियल y डैश डॉट पार्शियल y डैश और पार्शियल x। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ ऑयलर इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखें ऑयलर इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है जी। तो यहाँ से ये माइनस है तो इसे आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो पार्शियल f बाय पार्शियल y आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स पार्शियल f बाय पार्शियल y डैश आपके पास आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो पार्शियल f बाय पार्शियल y मतलब ये जो आपके पास है इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दिया जस्ट, बाकी ये आगे वाला एज इट इज़। एंड डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल डैक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस। तो अब आपके पास देखेंगे ये लगा हुआ है प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। तो आपने इसे क्लोज करके लिख दिया डी बाई डी एक्स वाई डैश पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डैश, आपने क्लोज करके इसको लिखा। इस साइड पे डी एफ बाई डी एक्स है, दोनों तरफ डेरिवेटिव है, तो आप इसको इस तरफ ले जाएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, ये अब आपके पास माइनस वाली प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव की माइनस प्रॉपर्टी है। तो आपने डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डैश लिख दिया। ऑन इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ माइनस वाई डैश पार्शियल एफ बाय पार्शियल डैश इज इक्वल टू सी, तो विच इज़ योर फाइनल रिजल्ट। वेरी सिंपल, ये भी इसी तरीके से आपने सॉल्व आउट कर लेना। आगे इसकी ये एक अल्टरनेट फॉर्म है आयलर लैग्रांज इक्वेशन की, ये आपने देख लेनी है। वेरी आसान ही है, बिल्कुल आसान तरीके से ये सॉल्व हुई भी है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जो कि एक्सरसाइज है, जिसमें आपने एक्सटर्नल फंक्शन का मालूम करना है। सब्जेक्ट टू जो हमने ऊपर बताया कि इसकी डेफिनेशन भी है एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल कोई भी चीज़ किसी भी फंक्शन का एक्सटर्नल फाइंड करने के लिए ये बस एक कंडीशन होती है कि वो आयलर लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसी को बेस बना के हम इस को एक्सटर्नल को सॉल्व करेंगे। देखें आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन जे इज इक्वल टू 0 टू पाई वाई डैश स्केयर माइनस वाई स्केयर डी ऑफ एक्स एन, जिसमें आपके पास वाई एट 0 के इक्वल दिया हुआ है, वाई पाई बाई 4 जो है वो 1/2 के इक्वल दिया हुआ है। तो वाई इज इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, और वाई जो है वो 0 दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यही कंडीशन हम यूज़ करते हुए करेंगे। टू फाइंड एक्सटर्नली ई टू फाइंड एक्सटर्नल एफ मस्ट सेटिस्फाई आयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन अभी आपने फाइंड किया, इसे आपने ज़बानी याद भी रखना है। तो ये आपके पास थी आयलर लैग्रांज इक्वेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो एफ फंक्शन है वो क्या दिया हुआ, वाई डैश स्केयर माइनस वाई स्केयर दिया हुआ। तो आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक बार वाई के लिहाज से ले लेना है, एक बार आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई डैश के लिहाज से ले लेना है। तो जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से लेंगे तो वो आपके पास 2y आ जाएगा, और जब वाई डैश के लिहाज से लेंगे वो आपके पास 2y डैश आ जाएगा, क्योंकि आपके पास f क्या था, वाई डैश स्केयर माइनस वाई स्केयर था। मूव करते हैं, तो फिर ये जो आपके पास 1 है, मतलब ये जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन है, ये क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास -2y, मतलब पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई आपके पास आया हुआ है ना -2y, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे -2y माइनस डी बाई डी एक्स, और इसकी जगह पे 2y डैश लिखेंगे। तो अब आपको पता है कि जब आप वाई डैश का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा, तो वाई प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ गया, जैसे तरतीब से लिख दिया। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, डी स्केयर प्लस 1 और वाई एंड डी इज इक्वल डी स्केयर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1। तो जिससे आपने क्या लिख दिया, प्लस माइनस एयोटा लिख दिया। तो आपके पास कम्प्लेक्स में चला गया, तो हमें पता है कि कम्प्लेक्स में हम इसे किस तरह से इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखते हैं। वो क्या होता है, वाई इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 साइन ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशंस आपके पास क्या थी, y एट 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स जब x आपके पास 0 है तो y आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ किया, तो मतलब यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, इधर भी आपके पास 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से C1 भी आपके पास क्या आ गया, 0। अब आप दूसरी कंडीशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके पास क्या है, y
π/4 है, π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो मतलब y आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है, और एट x इज इक्वल टू π/4। तो आपने क्या किया, y की जगह पे 1/√2 पुट किया, इज इक्वल टू 0 + c2 sin π/4। अब sin π/4 है, अब sin π/4 है, तो अब आपके पास देखें जी sin π/4 1/√2 होता है, तो जब ये √2 हो जाएगा तो c2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, देखें ना आपके पास x क्या है, यहाँ पे π/4 है, लेकिन आपके पास c1 ऑलरेडी क्या आ चुका है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा आपके पास। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x इज इक्वल टू विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से है, तो बल्कि ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। आगे एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 11, यूज़ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टू प्रूव डैट। अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हमने यूज़ करना है टू प्रूव डैट द स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आपने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए ए बी। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द आर्क अलाउंड द कर्व y इज इक्वल टू y ऑफ एच। तो ये लेंथ ऑफ द आर्क का वैसे भी फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डी ऑफ एच इज इक्वल टू √1 + y डैश स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमाइज़ करेंगे। तो मिनिमाइज़ के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a to b, मतलब 2 पॉइंट तो चाहिए आपको डिस्टेंस के लिए, √1 + y डैश स्क्वायर डी ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू y ऑफ a is equal to y of 0 is equal to y0 and a is equal to y0 and y of b is equal to y। मतलब x जब a है तो आपके पास y0 देगा, और x जब b है तो वो आपको y देगा। तो यहाँ पे अब ये आपके पास फंक्शन है f, इसी को लेके हम चलेंगे। f इज इक्वल टू √1 + y डैश स्क्वायर है, तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज फंक्शन, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए आइलर लैग्रांज इक्वेशन को। आइलर लैग्रांज इक्वेशन हमने यूज़ की, तो पार्शियल f बाय पार्शियल y तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे y फंक्शन ही नहीं है, तो कांस्टेंट तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि सॉरी y तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक्ट करेगा एज अ कांस्टेंट। तो पार्शियल f बाय पार्शियल y तो 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू y डैश। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 - d/dx। ठीक है ना, यहाँ पे आप पुट कर देंगे, इसकी जगह पे 0 आ गया, और पार्शियल है पार्शियल डैश की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, y डैश डिवाइडेड बाय 1 + स्क्वायर रूट y डैश स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे जी, इसका ये माइनस है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स देखें, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये d/dx कैंसिल हो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो इज इक्वल टू आपके पास 0 जो है वो c के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अब आप क्या करें जी, इसे दूसरी तरफ ले जाएं, तो जब ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो रहा है c स्क्वायर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c2 + c2 y डैश स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपके पास क्या होगा, इसे इस तरफ लेके आएंगे, तो ये y डैश स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो 1 - c स्क्वायर, तो c स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - c स्क्वायर आ गया। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा कांस्टेंट है, हम इसे एक छोटे कांस्टेंट a स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपको करने की मतलब ये आपको लिखने की ये वाला बेयर वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम क्या करेंगे a स्क्वायर के इक्वल ऐड, क्योंकि बड़ा कांस्टेंट है ना, तो आप इसकी जगह पे एक छोटा कांस्टेंट लिख लें विच इज़ a स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो y डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, +- a आ जाएगा। अब आप क्या करें जी, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे, देखें जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे y डैश की, और a की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे dx, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू ax प्लस क्या आ जाएगा, c आपके पास आ जाएगा, ax प्लस b लिया तो b, हाँ b, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपने खुद देख लेने हैं, आसानी क्वेश्चन है, इन्हीं को बेस बना के वो सॉल्व किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बड़ा आसान लेक्चर है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो फोरियर की डेफिनेशन है उसमें आपके पास 1/√2 पाई आएगा, मतलब ये पाई जो है वो भी इसके रूट के अंदर डेफिनेशन में आएगा, इसलिए आपने इसका इस डेफिनेशन का यहाँ से ख्याल है, -∞ to ∞ f(x) e⁻∠α एंड d(x), ये आपके पास डेफिनेशन जो है वो बनेगी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। मतलब पाई को आपने अंदर रख के सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।